Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, साइकोलॉजी का ये टेस्ट नंबर 8वां है और इस टेस्ट में आपको विगत जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके प्रश्न, जो अदर स्टेट के जो एग्ज़ाम हैं उनके प्रश्न मैंने लिए हैं। तो चलिए टेस्ट को शुरू करते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न हैं। टेस्ट को पूरा करना, बहुत कुछ नया ज्ञान आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। तो मित्रों, पहला प्रश्न है, सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? मित्रों के द्वारा उपहास करना, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, मीन सेक निकालना बंद करना और इनमें से सभी। तो साथियों, राइट आंसर बताइए कि इनमें से वो कौन सा उदाहरण है जो सकारात्मक दंड के अंतर्गत आता है। बताइए मित्रों इसका राइट आंसर। साथियों, इसका राइट आंसर है मित्रों के द्वारा उपहास करना सकारात्मक दंड का उदाहरण है, क्योंकि उपहास का मतलब क्या है? मजाक बनाना है ना, उपहास करना। तो ये सकारात्मक दंड के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 1 का पहला विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे मित्रों। दूसरा प्रश्न है, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। कि आप किसी उद्दीपक को लगातार दो और व्यक्ति के व्यवहार में यदि कोई अस्थायी परिवर्तन आए तो उसे क्या कहेंगे? अभ्यस्तता, अधिगम, अस्थायी अधिगम और अभिप्रेरणा। तो साथियों, इसका राइट आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या रहेगा? मित्रों, इसका राइट आंसर रहेगा अभ्यस्तता। इसको कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? अभ्यस्तता। आपको उस चीज़ की अभ्यस्तता हो जाती है, इसलिए आपके व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होता है। प्रश्न नंबर 2 का प्रथम विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे मित्रों। तीसरा प्रश्न है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? किसके संदर्भ में? विकास के संदर्भ में। तो जो सत्य नहीं है वो आपको देखना है। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। विकास बढ़ावा देने से नहीं होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं हैं। तो मित्रों, राइट आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या रहेगा? मित्रों, इसका राइट आंसर रहेगा दूसरा विकल्प कि विकास बढ़ावा देने से नहीं होता है। ये कथन असत्य है। बाकी के जो 3 कथन है वो सत्य है कि विकास की जो अवस्थाएं होती है सभी में कुछ खतरे होते हैं अपने। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से भी प्रभावित होता है और विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है, लेकिन विकास बढ़ावा देने से नहीं होता है, ये गलत है। तो मित्रों, यहाँ पे आपके दूसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे मित्रों। चौथा प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो अधिकांशतः छिपी रहती है और उसमें चेतन के 3 स्तर हैं? तो ये ऐसा सिद्धांत कौन सा है? गुण सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत और व्यवहार सिद्धांत। तो साथियों, इसका राइट आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या रहेगा? मित्रों, इसका राइट आंसर रहेगा मनोविश्लेषण का सिद्धांत जो सिगमंड फ्रायड ने दिया है। इस मनोविश्लेषण के सिद्धांत में सिगमंड फ्रायड ने मानव मस्तिष्क की तुलना एक बर्फ के टुकड़े से की है जो पानी में तैरता रहता है, जिसका कुछ भाग बाहर दिखता है, कुछ भाग कभी पानी में के अंदर कभी पानी के बाहर आ जाता है और कुछ भाग ऐसा होता है जो लगभग पानी में ही डूबा रहता है। तो मित्रों, इस प्रकार से ये तीसरा विकल्प सही है। ऐसा सिद्धांत मनोविश्लेषण का सिद्धांत है। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे साथियों। 5वां प्रश्न है, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन है ताकि संतुष्ट किया जा सके दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को और आवश्यकताओं को। तो मित्रों, समायोजन अपन करते हैं किसी भी चीज़ से। समायोजन का मतलब जानते हो ना, कि आपको कोई चीज़ लेने की इच्छा है या प्राप्त करने की इच्छा है, आपको वो नहीं मिलती है तो फिर आप उसको कि यार ठीक है कोई बात नहीं, या कोई सा भी समायोजन आप करते हो तो क्यों करते हो आप समायोजन? किसको संतुष्ट करने के लिए? मित्रों, इसका राइट आंसर है आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए ही समायोजन किया जाता है। किनको? आवश्यकताओं को। अपनी जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति नहीं होती है, इसलिए लोग समायोजन करते हैं। तो चौथा विकल्प इसका सही है। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे।
छठा प्रश्न आता है मित्रों, निशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। जो निशक्त या कमजोर बालक होते हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, कुछ भी आप कह सकते हो, तो ऐसे बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए क्या प्रावधान किया जा सकता है? समावेशित शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों इसका सही आंसर बताइए। साथियों इसका राइट आंसर है प्रथम विकल्प, समावेशित शिक्षा द्वारा। समावेशित शिक्षा का मतलब क्या है कि ऐसी शिक्षा जिसमें पिछड़े बालक, मंद बुद्धि बालक, सामान्य बुद्धि बालक, प्रतिभाशाली सभी प्रकार के बालकों को अध्ययन कराया जाता है, इसको ही समावेशित शिक्षा कहा जाता है। यहाँ पर लैंगिकता का भी भेद नहीं किया जाता। तो मित्रों जो कमजोर हो, आर्थिक रूप से हो, किसी भी रूप से, तो ऐसे बालकों को समावेशित शिक्षा द्वारा शिक्षा के लिए प्रावधान कर सकते हैं। प्रथम विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे साथियों। 7वां प्रश्न है, छात्रों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? कि आपको छात्रों का जो मानसिक स्वास्थ्य उसको अच्छा बनाए रखना है, तो कौन सा तरीका सबसे बेस्ट है दिए गए विकल्पों में से? शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की भिन्नता, और अध्यापकों की भूमिका और विद्यालय वातावरण। तो मित्रों इसका राइट आंसर बताइए। साथियों इसका राइट आंसर आता है अध्यापकों की भूमिका और विद्यालय का वातावरण सबसे महत्वपूर्ण तरीका है मानसिक स्वास्थ्य छात्रों का बनाए रखने के लिए। कौन सा विकल्प सही है? इसका चौथा विकल्प सही है, क्योंकि देखिए अध्यापकों की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, विद्यालय का वातावरण भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो मित्रों इस प्रकार इसका चौथा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। 8वां प्रश्न है, RTE 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक, कौन सी कक्षा तक? कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश किए गए छात्रों की संख्या 200 से अधिक है तो छात्र अध्यापक अनुपात कितना होगा? 30, 40, 45 या 50? तो मित्रों इसका आपको राइट आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या रहेगा? साथियों इसका राइट आंसर रहेगा दूसरा विकल्प। देखिए नॉर्मली तो 30 होती है, कितनी होती है? 30:1, जो PS स्कूल होते हैं वहां पर। लेकिन अगर छात्रों की संख्या 200 से ज्यादा हो जाती है तो वहां पर छात्र अध्यापक अनुपात 40:1 हो जाता है। तो यहाँ दूसरा विकल्प सही है। मित्रों प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। 9वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? जो शिक्षण के बारे में सत्य कथन नहीं है उसको आपको देखना है। पहला है शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, दूसरा है शिक्षण औपचारिक व अनौपचारिक है, तीसरा है शिक्षण विज्ञान के साथ कला भी है, और शिक्षण अन्वेषण है। तो साथियों राइट आंसर बताना है आपको, इसका सही आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल दोस्तों इसका चौथा विकल्प सही है। बाकी के जो 3 विकल्प है वो शिक्षण के बारे में बिल्कुल सत्य है। देखिए शिक्षण में सुधार कर सकते हो, बिल्कुल सही बात है। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार का होता है शिक्षण, और शिक्षण विज्ञान के साथ कला भी है। तो मित्रों इस प्रकार इसका चौथा विकल्प सही है, शिक्षण अन्वेषण नहीं है। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। 10वां प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न है। NCF 2005 सभी ने नाम सुना होगा, प्रोफेसर यशपाल वाला। NCF 2005 किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? ये प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में। तो जो NCF 2005 है में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? कौन सी कक्षा की परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है NCF 2005 के द्वारा? कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य सरकार की परीक्षा का संचालन, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक करना, और उपरोक्त सभी। तो मित्रों राइट आंसर बताइए इसका। साथियों इसका राइट आंसर आता है प्रथम विकल्प। इन्होंने कहा था कक्षा 10 की परीक्षा कैसी होना चाहिए? ऐच्छिक होना चाहिए। ऐच्छिक मतलब यूं है कि जो बोर्ड परीक्षा है वो अगर छात्र चाहता है तो बोर्ड दे, नहीं तो नहीं दे। तो मित्रों यहाँ पर प्रथम विकल्प सही है, ओनली प्रथम विकल्प ही इसमें सही रहेगा। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे साथियों। 11वां प्रश्न आता है, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं द्वारा किया गया अनुभव, और इनमें से सभी। तो मित्रों राइट आंसर बताइए इसका। साथियों इसका राइट आंसर आता है
स्वयं द्वारा किया गया अनुभव। देखो प्राथमिक विद्यालय के जो बालक है मतलब छोटी कक्षाओं के, कक्षा 1 से 5 तक के बालकों की बात की जा रही है, तो सबसे अच्छी क्या है कि वो जो खुद क्रिया करेंगे वो ज्यादा सीखेंगे, सबसे बेस्ट, क्योंकि करके सीखना ही तो सर्वश्रेष्ठ होता है। तो इस प्रकार इसका कौन सा विकल्प सही रहेगा दोस्तों? इसका तीसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। 12वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? मानसिक मंदता को आप मंद बुद्धि भी कह सकते हो। तो विकल्प है बुद्धि लब्धि इनकी 25 से 70 के बीच होती है, ये धीमी गति से सीखते हैं एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को नहीं कर पाते हैं, वातावरण के साथ ये इनके अनुकूलन में कठिनाई होती है और इनका अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होता है, इनका जो अंतर्वैयक्तिक संबंध होते हैं वो कमजोर होते हैं। तो आपको यह देखना है कि मानसिक मंद बुद्धि या मंदता की जो विशेषता है वो कौन सी नहीं है। साथियों इसका राइट आंसर आता है अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना, ये मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। क्यों? देखिए अंतर्वैयक्तिक संबंधों का मतलब क्या होता है, जैसे मित्र वगैरह है, दूसरे लोगों से जो व्यवहार है उस प्रकार की बात है। तो जो मंद बुद्धि बालक होते हैं वो तो दूसरों को मित्र बनाना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन मित्रों यहाँ पे जो 3 विकल्प है ये तीनों विकल्प गलत है। क्यों? क्योंकि ये तीनों जो विशेषताएं हैं ये मानसिक मंदता की विशेषता है। कौन सी विशेषता नहीं है? अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। मित्रों इनकी IQ 25 से 70 ही होती है, ये धीमी गति से सीखते हैं और दैनिक जीवन को क्रियाओं जो होती है उनको करने में भी ये अक्षम होते हैं, वातावरण के साथ इनको अनुकूलन में भी कठिनाई आती है, लेकिन इनके अंतर्वैयक्तिक संबंध जो कमजोर नहीं होते हैं, इसलिए इसका चौथा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे मित्रों। 13वां प्रश्न है, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेने लग जाता है धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंध में और विद्यालय में। तो मित्रों राइट आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या रहेगा? साथियों इसका राइट आंसर रहेगा 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक विद्यालय में रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। देखिए जब बालक 6 साल का होता है तो लगभग विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है, उसको नए नए दोस्त वहां मिलते हैं तो वो वहां पर रुचि उसकी उत्पन्न हो जाती है। अब यूं मत कहना कि सर हमारे भी है छोटे छोटे बच्चे, वो तो स्कूल जाना पसंद नहीं करते हैं, थोड़े दिन तो स्कूल गए फिर रोने लग जाते हैं, तो वो अलग चीज है, लेकिन यहाँ पे वास्तविक आंसर चौथा रहेगा। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। 14वां प्रश्न है, छात्रों की अभिवृत्ति परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? अभिवृत्ति परिवर्तन मतलब जो उनका दृष्टिकोण है, अभिवृत्ति की बात की जा रही है, तो किसका प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? दबाव में किसी बात या विचार के लिए राजी करना चाहिए, किसी विचार को दोहराना चाहिए, किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन व स्वीकृति और संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना। तो मित्रों ये बताना है कि अभिवृत्ति परिवर्तन के लिए कौन सा प्रयोग नहीं करना चाहिए दिए गए विकल्पों में से। साथियों इसका राइट आंसर है दबाव में किसी बात या विचार के लिए राजी बच्चों को नहीं करना चाहिए, उनके ऊपर दबाव नहीं डालना चाहिए, स्ट्रेस उनको नहीं देना चाहिए। मित्रों यहाँ पे प्रथम विकल्प इसका सही रहेगा। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। साथियों 15वां प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? पूर्व बाल्यावस्था मतलब जब बालक 3 से 5 वर्ष के लगभग का होता है, लगभग 3 से 5 या 4 से 5.5 6 के लगभग, तो उसको ही पूर्व बाल्यावस्था कहा जाता है। पूर्व बाल्यावस्था मतलब बाल्यावस्था के आने से पहले का समय। तो उसकी कौन सी विशेषता नहीं है? दल या समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था और खेल की अवस्था। तो मित्रों राइट आंसर बताइए इसका। दोस्तों इसका जो सही आंसर आता है वो यहाँ पे देखो दल या वैसे 2 विकल्प सही है इसके। एक तो खेल की अवस्था ये बाल्यावस्था की विशेषता है और दल या समूह में रहने की अवस्था भी बाल्यावस्था की विशेषता है। तो मित्रों पूर्व बाल्यावस्था की ये दोनों विशेषता नहीं है, बल्कि ये अनुकरण करता है और प्रश्न भी करता है। तो इस प्रकार इसका पहला विकल्प और इसका चौथा विकल्प सही रहेगा। देखिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड खुद एक एक प्रश्न के 3-3 आंसर मानता है, तो मैं भी इसलिए कुछ प्रश्न ऐसे लेकर आता हूं। प्रश्न नंबर 15 का पहला और चौथा विकल्प सही है। साथियों 16वां प्रश्न देखेंगे। 16वां प्रश्न आता है, खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? उत्तर बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहते हैं, शैशवावस्था को खिलौनों की आयु कहते हैं, पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहते हैं
और इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है, जबकि खेल की आयु किसको कहा जाता है? बाल्यावस्था को कहा जाता है। और खिलौनों की आयु किसको कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। तो इसका कौन सा विकल्प सही रहेगा साथियों? इसका तीसरा विकल्प सही रहेगा, पूर्व बाल्यावस्था को ही खिलौनों की आयु कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट 17वां प्रश्न देखेंगे मित्रों। ये रहा आपके सामने 17वां प्रश्न। निम्न में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? अंतर्दृष्टि, मानसिक प्रारूपता, मोर्चाबंदी और निर्धारण। तो इनमें से ऐसा कौन सा विकल्प है जो समस्या समाधान को बाधित नहीं करता है? मित्रों इसका राइट आंसर आता है प्रश्न नंबर 17 में प्रथम विकल्प, अंतर्दृष्टि समस्या समाधान को बाधित नहीं करती है, बल्कि अंतर्दृष्टि के माध्यम से तो समस्या समाधान होता है, इसलिए इसका प्रथम विकल्प सही रहेगा। मित्रों प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। देखिए 18वें प्रश्न को, मानसिक वृद्धि एवं विकास निम्न में से किस कारक द्वारा नियंत्रित है? मानसिक वृद्धि और विकास आनुवांशिकता के द्वारा ये नियंत्रित होता है, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण कारक द्वारा नियंत्रित होता है, केवल पर्यावरण कारक द्वारा नियंत्रित होता है, और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या रहेगा? साथियों इसका राइट आंसर रहेगा आनुवांशिकता एवं पर्यावरण कारक द्वारा मानसिक वृद्धि एवं विकास नियंत्रित होता है। क्योंकि देखिए आनुवांशिकता से भी मानसिक विकास होता है, पर्यावरण कारक से भी मानसिक विकास होता है, इसलिए इसके दोनों, ये जो दूसरा विकल्प है ये सही रहेगा। नेक्स्ट 19वां प्रश्न देखेंगे मित्रों। ये रहा आपके सामने 19वां प्रश्न। देखिए प्रश्न को और अच्छी तरह से सोच समझ के जवाब देना है। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? अधिगम के लिए विकल्प है शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, यार अवलोकन है ये ना, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, और शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा मित्रों? साथियों इसका राइट आंसर रहेगा शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन अधिगम के लिए आवश्यक है। बालक पर्यावरण को में सक्रिय रहकर वहाँ पर नई नई चीज़ें खोज करेगा, इससे ही बालक में अधिगम होता है। इस किसके अनुसार है ये चीज़? ये जीन पियाजे के अनुसार है। प्रथम विकल्प इसका सही रहेगा। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे मित्रों। 20वां प्रश्न है, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता और आनुवांशिकता। तो मित्रों प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर बताइए। साथियों इसका राइट आंसर आता है, इसको अभिवृद्धि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको अभिवृद्धि कहा जाता है। शारीरिक वृद्धि और विकास दोनों को ही अभिवृद्धि कहा जाता है। देखिए इसका दूसरा ही विकल्प क्यों सही है? देखो दिमाग में आता है वृद्धि, तो वृद्धि के आगे कौन सा शब्द लगा हुआ है? अभिवृद्धि में देखिए शारीरिक वृद्धि और विकास दोनों चीजें आ जाती है। ये प्रश्न है, ये यूपी टेट का प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है यूपी टेट में। इसका दूसरा विकल्प सही माना गया था। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं मित्रों। 21वां प्रश्न आता है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? कि विकास कभी भी समाप्त नहीं होता है। एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत और निरंतरता का सिद्धांत। तो मित्रों इसका राइट आंसर रहेगा निरंतरता का सिद्धांत। देखिए निरंतरता का मतलब क्या? लगातार। यहाँ क्या कह रहा है? कभी न समाप्त होने वाली, मतलब निरंतर। तो विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जो पूरे जीवन भर चलती रहती है। गर्भावस्था से विकास शुरू होता है। तो इस प्रकार मित्रों इसका चौथा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। 22वां प्रश्न है, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते? समकक्षी, समवयस्क नहीं, समकक्षी। किशोरावस्था, वयस्कावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और बाल्यावस्था। तो मित्रों इसका राइट आंसर बताइए। साथियों इसका जो राइट आंसर आता है वो है बाल्यावस्था।
बाल्यावस्था में बालक अपनी जो हम उम्र के जो बालक होते हैं और जो बालिकाएं जो होती है अपनी हम उम्र की, मतलब बालिकाएं बालिकाओं के साथ सक्रिय सदस्य बनना पसंद करते हैं और बालक बालकों के साथ ही सक्रिय सदस्य बनना पसंद करते हैं, क्योंकि इस अवस्था में जो 3 ग्रंथियां होती है, भावनात्मक ग्रंथियां इलेक्ट्रा, ओडिपस और नर्सिज्म, ये पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाती है। इसलिए इसका चौथा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे मित्रों। 23वां प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन से विकास के क्षेत्र में शोध किया था? संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में, शारीरिक विकास के क्षेत्र में, नैतिक विकास के क्षेत्र में और संवेगात्मक विकास के क्षेत्र में। तो साथियों प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? मित्रों इसका राइट आंसर रहेगा नैतिक विकास के क्षेत्र में लॉरेंस कोहलबर्ग ने शोध किया था। नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया। तीसरा विकल्प इसका सही है। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे मित्रों। 24वां प्रश्न है, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा है सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर और पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। तो मित्रों राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? एक जैसे विकल्प लग रहे होंगे आपको, लेकिन सारे विकल्प अलग अलग है। साथियों इसका राइट आंसर आता है दूसरा विकल्प। बालक का शारीरिक और क्रियात्मक विकास की दिशा सिर से पैर की ओर चालू होती है। ये दोनों तो विकल्प गलत हो गए। अब उसके अलावा शरीर के बाहर से मध्य की ओर नहीं, शरीर के मध्य से बाहर की ओर जाती है, अतः इसका दूसरा विकल्प सही है। आपने सुना होगा नाम सिफेलोकोडल और प्रोक्सिमो डिजिटल। तो मित्रों ये उसी की बात की जा रही है। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे साथियों। 25वां प्रश्न है, विकास शुरू होता है, ये तो मैंने अभी बताया था, उत्तर बाल्यावस्था में, प्रसव पूर्व अवस्था में, जन्म से और जन्म के बाद। साथियों राइट आंसर क्या है? सभी को पता है प्रसव पूर्व अवस्था से ही विकास शुरू हो जाता है, जबकि वृद्धि जन्म से चालू होती है। कब से चालू होती है वृद्धि? जन्म से। और विकास प्रसव पूर्व, मतलब जब बालक का जन्म नहीं होता है उससे पहले ही विकास शुरू हो जाता है। दूसरा विकल्प सही है। अगर आपको वृद्धि ये पता है कि विकास तो जन्म के बाद होता है, वृद्धि पहले, तो बिल्कुल गलत पता है, आप गलत प्रश्न इसको करके आओगे मित्रों। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। 26वां प्रश्न आता है साथियों, निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है? प्रत्यक्ष, देखो समायोजन के 2 तरीके होते हैं, एक तो होता है अप्रत्यक्ष विधियां और एक होती है प्रत्यक्ष विधियां। अप्रत्यक्ष विधियों में क्या होता है? व्यक्ति समायोजन करता है, कोई बहाना बनाता है। प्रत्यक्ष विधियों में क्या होता है? वहाँ पे जो समस्या होती है उसमें तुरंत ही उसका समाधान कर लेता है किसी भी तरीके से। तो मित्रों विकल्प देखिए, प्रक्षेपण, दमन, प्रतिगमन और लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। तो साथियों राइट आंसर बताइए कि कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन के अंतर्गत आता है? मित्रों इसका राइट आंसर आता है लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। देखिए प्रक्षेपण का मतलब क्या है? जो अपने आरोप है वो दूसरों के ऊपर लगाना। दमन का मतलब क्या? अपनी इच्छाओं को दबा देना। प्रतिगमन का मतलब क्या? पूर्व की अवस्थाओं में लौट जाना। और लक्ष्यों का प्रतिस्थापन का मतलब क्या है? कि जो अपने लक्ष्य उसको बदल देना। तो मित्रों इस प्रकार चौथा विकल्प इसका सही है। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे साथियों। 27वां प्रश्न है, RT 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया? अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करना, घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना और 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा। तो साथियों प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर बताइए कि RT 2009 में किस पर ध्यान नहीं दिया गया था? मित्रों इसका राइट आंसर है 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा पर RT 2009 ने ध्यान नहीं दिया था। केवल 14 वर्ष 6 से लेकर के 14 वर्ष की शिक्षा तक ही इन्होंने ध्यान दिया था, इसलिए इसका चौथा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। 28वां प्रश्न है मित्रों, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत कहा जाता है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत और क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो किसको पुनर्बलन का सिद्धांत कहेंगे?
साथियों इसका राइट आंसर आता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को ही पुनर्बलन का सिद्धांत कहा जाता है। देखिए ये जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है ये BF स्किनर के द्वारा दिया गया था। मित्रों इसका चौथा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे साथियों। 29वां प्रश्न है, किशोरावस्था बड़े ही संघर्ष, तनाव व तूफान का काल है, यह कथन किसका है? जर्शिल्ड ने यह कहा था, स्टेनले हॉल ने कहा था, सिम्पसन ने कहा था या क्रो एंड क्रो ने कहा था? तो मित्रों राइट आंसर बताइए। प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर क्या रहेगा? विकल्प आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर। मित्रों इसका राइट आंसर है स्टेनले हॉल के द्वारा ये कथन कहा गया था। टेस्ट अगर अच्छा लगता है तो लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूला करो यार। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30 और आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं साथियों। किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है? गोलमैन, स्पीयरमैन, जॉन मेयर और गार्डनर? साथियों बहुत ही सीधा सा प्रश्न है, इसका चौथा विकल्प सही है। देखिए हॉवर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। देखिए बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है, प्रज्ञा का मतलब क्या होता है? बुद्धि होता है। तो बहुविमात्मक प्रश्न तो कह रहा है बहुबुद्धि या बहुबुद्धि का सिद्धांत, ये किसके द्वारा? गार्डनर के द्वारा। स्पीयरमैन ने तो क्या किया था, एक तो द्वितत्व का सिद्धांत और एक त्रितत्व का सिद्धांत दिया था। जो गोलमैन है, डेनियल गोलमैन, इन्होंने संवेगात्मक बुद्धि के बारे में बताया था। तो इस प्रकार मित्रों इसका चौथा विकल्प सही है, हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया गया था। तो साथियों कैसा लगा टेस्ट कमेंट करके जाना, जितने प्रश्न सही हुए उनको भी कमेंट में जरूर लिखना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।